वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, अभिवादन। कल शाम को मैंने आपको रिपोर्ट किया था कि पीओके में क्या कुछ चल रहा है और पीओके में किस तरह से चीज़ें हाथ से निकल रही हैं। दरअसल आप गौर से देखिएगा तो इनमें जो पोटेंशियल मौजूद है, ये पोटेंशियल बलूचिस्तान से ज़्यादा बड़ा है। इसमें जो आंदोलन की जो प्रवृत्ति है, इस सारे के सारे आंदोलन में जो 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 कि में पीओके में चल रहा है, इसमें जो ताकत है, जो इसकी शकत है, वो इतनी बड़ी है कि आप इसको बांग्लादेश वाली जो मूवमेंट थी 1971 की, आप उससे कंपेयर कर सकते हैं। इसको बलूचिस्तान से कंपेयर नहीं कर सकते। बलूचिस्तान में आज जो मूवमेंट चल रही है, वो आ आ आम मूवमेंट ज़्यादा है। उस तरह की मूवमेंट है जो लड़ी जा रही है बैगेबल बन के, क्योंकि पॉलिटिकल वो ऑलमोस्ट ऑलरेडी सरेंडर कर चुकी है। सरेंडर इन द सेंस कि वो अपनी हिम्मत हार चुकी है। अब वो इस हालत में नहीं है, इस शकत में नहीं है, उसकी ऐसी शकत नहीं है कि वो लड़ पाए पॉलिटिकली। अच्छा, दूसरी बात ये भी है बलूचिस्तान वाले मुद्दे की कि जो बलोच हैं उनकी वो पॉलिटिकली कुछ गेन करने की उम्मीद भी छोड़ चुके हैं। वो इतनी बार धोखा खाए हैं और इतनी बार मार खा चुके हैं पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट से कि अब उन्होंने ये तय कर रखा है कि उन्हें जो भी मिलेगा वो लड़-मर कर ही मिलेगा। तो वो उस मूवमेंट पर एक रास्ते पर चल पड़े हैं, व्हिच इज़ द रोड ऑफ वायलेंस। वो अपनी मूवमेंट को अब हथियारबंद मूवमेंट बना दिया उन्होंने। दूसरी तरफ जो हम बात कर रहे हैं पीओके की, ये मूवमेंट न सिर्फ पॉलिटिकल है, बल्कि इसमें पूरा पोटेंशियल मौजूद है। किसी वक्त जब ये एक सर्टेन स्टेज पर आए, तो ये आर्म मूवमेंट बदल जाए। जिस तरह की एट्रोसिटीज़ पाकिस्तानी आर्मी और उनकी जो आर्म फोर्सेस हैं, वो पीओके में इस वक्त कर रही हैं, वो सब की सब इनकी नकल ठीक वही मिल रही है जो 1971 में बांग्लादेशियों के साथ या तत्कालीन उस समय की जो ईस्ट पाकिस्तान था, वहाँ हो रहा था। तो ये बड़ा क्यूरियस सीन है, बड़ा ही फैसिनेटिंग सीन है, जो मैं पिछले दिनों देखा था। और इसकी तरफ का जो ज़बरदस्त इशारा किया, वो इशारा किया कल बाशानी साहब ने। बैरिस्टर बाशानी साहब कनाडा वाले, उन्होंने कल एक बातचीत की अपने कमर चीमा के साथ में। और अगर आप उस बातचीत को देखिए, उन्होंने इसी बात को ये देखकर कि भई 11 तारीख यानी आज भारत का आपको याद होगा न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ था, तो न्यूक्लियर डे माना जाता है इसको हमारा। तो वो आज के दिन से कोइंसाइड कर रहे हैं, आज हड़ताल की चल रही है। सब कुछ जो हो रहा है वो कुछ पाकिस्तानी कमेंटेटर्स जो हैं, इन दोनों चीज़ों को कोइंसाइड कर रहे थे कि शायद इसमें वो किसी तरह से हिंदुस्तान का हाथ निकाल दें। लेकिन उस सारे आर्गुमेंट को बाशानी साहब ने बड़ी खूबसूरती से ये कहते हुए खारिज किया कि भाई वो मुल्क इतना कुछ तरक्की कर चुका है, इतना कुछ वहाँ हो चुका है कि आप किसी भी दिन कुछ भी करेंगे तो वहाँ हिंदुस्तान का कोई न कोई उस दिन इम्पोर्टेंट डे पड़ ही रहा होगा। हर दिन कोई न कोई इवेंट के लिए निकल आएगा कि जिसमें भारत ने उस दिन किसी साल में गुजरे वक़्त में कुछ न कुछ वहाँ किया हुआ होगा। 365 दिनों में जो अचीवमेंट्स हैं वो 365 से कहीं ज़्यादा है। तो हर दिन कोई न कोई भारत के लिए तो कोई न कोई दिन इवेंट का ही होता है। हर रोज़ आदमी चाहे तो अपने किसी न किसी किए हुए काम को सेलिब्रेट कर सकता है। मगर इस तरह सारी मूवमेंट को जो पीओके में चल रही है, उसको भारत के साथ जोड़ना वो फूहड़ता है। उन्होंने फूहड़ता ही नहीं कहा, उन्होंने उसको बड़ी ज़बरदस्त टर्म दी। उन्होंने कहा है ये किसी डीजेनरेटेड माइंड की उपज हो सकती है। तो मैं आपसे वो वीडियो शेयर करना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि ज़रा आप लोग उसको देखें, क्योंकि मिस नहीं होना चाहिए। दूसरी बात मैं ये भी चाहता हूँ कि आप लोग उस पर कमेंट करें और बताएँ कि क्या आप भी इस मूवमेंट को, जिसको बाशानी साहब डिस्क्राइब कर रहे हैं, जो पीओके में चल रही है पूरी, क्या आप भी इस सारी की सारी मूवमेंट को उतनी ही गंभीरता से, उतना ही गंभीर पाते हैं नेचर में, प्रकृति में, जितना कि वो बता रहे हैं? मुझे व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि उनकी बात में सच्चाई है। जो वो कह रहे हैं, उस बात में दम है। तो हम देखते हैं इस वीडियो को जो उन्होंने कमर चीमा को बातचीत, और हम उसपे फिर आगे अपनी बातचीत को जारी रखते हैं। तो मगर मुझे बड़ा फैसिनेटिंग सीन ये लग रहा है जो कुछ इस समय पीओके में चल रहा है। और इनफैक्ट मुझे अच्छे से याद है, पिछले 1.5 साल 2 साल पहले जब मैं पांजने के लिए लिख रहा था, वहाँ पर हमने एक पूरा एपिसोड निकाला था इसके लिए, पाकिस्तान के ऊपर फोकस करके। और वहाँ हमने इस बारे में बाकायदा लिखा हुआ है, और जिसमें बात सिर्फ पीओके की ही नहीं थी, पाकिस्तान के और भी दूसरे हिस्सों की बात थी कि जो अल्टीमेटली ये जो शुरुआतें हो रही हैं, आप ये देखिएगा वो कहाँ-कहाँ पर इम्पैक्ट डालेंगी। जब एक एनर्जी होती है ना, एनर्जी जब जनरेट होती रहती है,
तो बियॉन्ड अ पॉइंट आप उसको कंटेन नहीं कर सकते, उसको कोई न कोई आउटलेट देना पड़ता है, कहीं न कहीं से वो अपनी जगह बना लेती है एनर्जी बाहर निकलने के लिए। ज्वालामुखी की तरह से है ना, कि एक पर्वत के नीचे ज्वालामुखी की ऊर्जा है जो बन रही है। फिर बियॉन्ड अ पॉइंट आप उसको रोक नहीं सकते। फिर वो कहीं न कहीं से अपना छेद बनाएगी और आउटलेट अपना ढूँढ लेगी, ब्लास्ट करेगी। जो वो ब्लास्ट होता है, तो वो बहुत दुःख होता है और उसके बाद में किसका क्या बनता है, कोई नहीं जानता। तो हम चलते हैं बाशानी साहब और कमर चीमा साहब के साथ बनी हुई इस वीडियो की तरफ और फिर देखते हैं कि दरअसल क्या बात चल रही है और हम फिर उस पे आगे बात करते हैं। दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा और दोस्तों जिस कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर हामिद बशानी साहब। बशानी साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपको शुक्रिया, थैंक यू। बशानी साहब, आज़ाद कश्मीर के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं और हुकूमत ने जो है वो सेक्शन 144 इम्पोज कर दिया है, स्कूलों कॉलेजों में छुट्टियां कर दी हैं हर तरह की। कहा जा रहा है कि एक तरफ तो 11 मई जो है वो इंडिया का न्यूक्लियर डे है और उसी दिन जो है वो ये कश्मीरी जो नेशनलिस्ट हैं ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इसमें से भी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो लास्ट टाइम इन्होंने जो प्रोटेस्ट की कॉल आई थिंक दी थी वो 5 फरवरी को दी थी, जिस दिन पाकिस्तान कश्मीर सॉलिडारिटी डे मनाता है। और अभी एक तरफ कश्मीर सॉलिडारिटी डे को डाइवर्शन की गई, उस पर अटेंशन डाइवर्ट की गई, और अभी इंडिया का जो न्यूक्लियर डे है उस पर जो है ये कश्मीरी नेशनलिस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसके साथ एक और बात भी की जा रही है कि जो राजनाथ सिंह ने कहा था कि उनकी जो डिजायर है इंडियन गवर्नमेंट की कि आजाद जम्मू कश्मीर जो है उसको हम हासिल करेंगे। सब आप कैसे देखते हैं? एक तरफ से ऐसी बातें की जा रही हैं, दूसरी तरफ से अगर हम देखें तो बड़े जेन्युइन प्रोटेस्ट हैं और उन प्रोटेस्ट के अंदर ये डिमांड्स की जा रही हैं कि हमें हमारे हकूक दिए जाएं। बिजली के हवाले से जो बिजली एजेके में पैदा होती है उसके ऊपर टैरिफ ना लगाए जाएं, जो कि बड़ा एक मैं समझता हूँ जेन्युइन एक इशू है। एक तरफ जेन्युइन डिमांड है और एक तरफ ये भी तासुर दिया जा रहा है कि ये सारी की सारी डाइवर्जन टैक्टिक्स हैं जो वहां पे कश्मीर के अंदर नेशनलिस्ट कर रहे हैं। आप सब कैसे देखते हैं इन प्रोटेस्ट को और इसके हवाले से जो पॉइंट सामने आ रहे हैं? देखिए, अब जरा देखिए, यहाँ खेल शुरू होता है असली। आप देखिए, ये कमर चीमा ने किसी को कोट नहीं किया है कि ये सारी बातें कौन कर रहा है। 5 फरवरी की बातें या ये 11 तारीख आज की बात, ये सारी बातों को जोड़ कौन रहा है? कमर चीमा। कमर चीमा साहब ये नहीं बता रहे कि ये किसी कमेंटेटर ने कहा है या कहीं अखबार में छपा है या जनरली कमेंटेटर्स ने कहा है, ऐसा नहीं। ये वो खुद बता रहे हैं और वो खुद बता रहे हैं कि ये अटेंशन डाइवर्जन की कोशिश है। इस चीज को उस तरफ लेकर जा रहा है कि भाई 5 फरवरी का था, पहले जो कॉल आई थी इस तरह की, वो भी अटेंशन डाइवर्जन की कोशिश उन्होंने बता दी है। अब जरा बाशानी साहब का रुख देखिए और गौर कीजिएगा चीमा साहब की तरफ। जी चीमा साहब, पहली बात तो ये है कि ये जो इंडिया का न्यूक्लियर डे और 11 मई की पाकिस्तान के ज़ेरे इंतजाम कश्मीर में प्रोटेस्ट है, इसको जो कोई आपस में मिलाता है, मिलाने की कोशिश करते, क्योंकि हम किसी भी जो है ना वो स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन जिसको कहते हैं में ले जाके इसको देखें तो वो कोई जो पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम लोग हैं वो 11 मई को कोई सेलिब्रेट तो नहीं कर रहे हैं ना, कोई जश्न तो नहीं बना रहा है कि इंडिया ने न्यूक्लियर बनाया था। वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ कर रहे हैं। तो इसको जो कोई आपस में मिलाना चाहता है वो बड़ा कोई ऐसा आदमी है जिसको ये एहसास तक नहीं कि एक खिते के लोग अपनी बेसिक नेसेसिटीज की बात कर रहे हैं, तो उसको हम एक सक्सेसफुल किस्म की कंट्री जो है उसके एक सक्सेसफुल किस्म की अचीवमेंट जो है, एक्ट ऑफ जो है वो है इस तरह का, उसके साथ जोड़ क्यों रहे? इससे तो अब कोई भी दिन हम बनाएंगे तो इंडिया एक बड़ा मुल्क है, हर शोबे में उसने बेशुमार तरक्की की है, बेशुमार उसकी अचीवमेंट्स हैं, तो किसी दिन भी कोई दिन बनाएंगे तो कोई ना कोई दिन इंडिया में उस हवाले से होगा ही होगा। तो इस हिसाब से
मेरे ख्याल में अब जवाबन उनसे ये सवाल पूछना चाहिए कि ये आप इससे मतलब निकालना क्या चाहते हैं, कि उनको इस दिन नहीं प्रोटेस्ट करना चाहिए, 11 के बजाय 12 को करें, तो फिर क्या हो जाएगा? क्या आप उनको उनके हुकूक दे देंगे? सवाल तो ये है कि वो प्रोटेस्ट कर क्यों रहे हैं, सवाल ये नहीं है कि उस दिन कोई और क्या कर रहा है। तो ये जो जाहिर है कि इस हिसाब से एक चीज़ बड़ी क्लियर है जी, जो रूलिंग एलीट है पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन कश्मीर के अंदर, वो अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुकी है। आप एक ऐसी हुकूमत की बात कर रहे हैं जिसमें सामने कैमरा पे आप देख रहे हैं कि शटर डाउन है, शहर वीरान है, वहाँ पे ना कोई गाड़ी है ना कोई इंसान है, इवन कुत्ते तक, वो जो बैगा बाउंड किस्म के कुत्ते होते हैं ना शहर में आवारा, वो भी शहर छोड़ के कहीं चले गए। मेरे ख्याल में बड़े परेशान हुए होंगे कि इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि हुआ क्या। तो वहाँ पे गवर्नमेंट का एक तर्जमान खड़ा है, ऐलान कर रहा है जी कि जिंदगी मामूल के मुताबिक चल रही, क्योंकि इन लोगों ने जो है वो वसाइल पे कब्जा किया हुआ है, इन लोगों ने जो है वो वसाइल पे कब्जा किया हुआ है और वो उसको छोड़ना नहीं चाहते। तो इसलिए जो है वो उसको जो है वो इस तरह की बातें कर रहे हैं जो कि वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है। रहा सवाल एजिटेशन का, तो ये हम सब देख सकते हैं, ये मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया से तो हमें चिढ़ है, क्योंकि इसने हमारी जो फरसुदगी और जो आसमाना किस्म का सोसाइटी पे कब्जा था उसको बुरे तरीके से एक्सपोज करके रख दिया। तो इसका नाम सुनते ही हमें जो है वो दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं। लेकिन आप कोई मीडिया भी देख लें जो कि वहाँ की दुकानें और शहर और कस्बे दिखा रहा है कि वो कामयाब किस्म का शटर डाउन था शार्ट नोटिस पे, और असल शो जो लग रहा है कल है, जिसके लिए गवर्नमेंट ने जो है वो 144 नाफिज कर दिया और ताकत के इस्तेमाल का ऐलान कर दिया, जिसके लिए पहले से उसने FC और PC जो है पंजाब पुलिस और फ्रंटियर पुलिस को और पैरामिलिटरी को ऑलरेडी जो है वहाँ पे तैनात किया हुआ। अब सवाल ये है कि ये लोग जो है ये करते क्यों हैं, उनका जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं उनका मुतालबा क्या है? उनका सबसे पहला और बड़ा मुतालबा ये है कि जी ये जो हमारी बिजली है इसमें से जो है वो कुछ बिजली हमें पैदावारी लागत पे दी जाए। मैं रोक रहा हूँ वीडियो को और आपको सिर्फ याद दिला रहा हूँ कि यहाँ अटेंशन दीजिएगा। जो वो अमाउंट बता रहे हैं, बिजली जनरेट हो रही है 5,000 से लेकर 8-9 हज़ार तक, कुछ भी अमाउंट जो बताया जा रहा है, जो जनरेट होता है जो पीओके की जो वेरियस हाइडल जो वहाँ पार्क जो भी हाइडल प्रोजेक्ट्स वहाँ लगे हुए हैं वहाँ से, और 8-9 मेगावाट 8-9 हज़ार मेगावाट बिजली जनरेट करके जो लोकल्स हैं, यानी जिनके इलाके से आप ये पैदा कर रहे हैं, सारी की सारी आप बाकी के पाकिस्तान को दे रहे हैं। ये बेचारे रुले पड़े हैं। ये कह रहे हैं कि हमारी कुल ज़रूरत जो है वो जो भी 400-500 300-400 500 500 यू नो 100 100 की बात कर रहा हूँ, थाउजेंड्स में जनरेट हो रही है। ये मांग कितनी रहे, इनकी ज़रूरत कितनी है, वो है मुश्किल से 400-500। तो वो कह रहे हैं ये हमको एट द कॉस्ट, चूँकि हमारे रिसोर्सेज यूज़ करके आप जनरेट कर रहे हैं, तो हमको उस प्राइस पे दी जाए जिस पे आप जनरेट कर रहे हैं, बजाय इसके कि आप हमारे ऊपर उसको उल-जुल किस्म का, जैसे कल टैक्स बता रहे थे चीमा साहब, आपको याद होगा कि 8-10 हज़ार रुपए टैक्स लगा देते हैं उठा के। तो 7 साढ़े 7 हज़ार रुपए उनके बिल में आए हुए। तो आप ये देखें, वो उस पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भाई हमारे रिसोर्स यूज़ करके जो चीज़ आप जनरेट कर रहे हैं, तो जो आपकी जनरेशन कॉस्ट है वो हमसे लीजिए, बजाय इसके कि आप हमारे ऊपर 20 तरह के टैक्सेस फालतू के लाद रहे हैं। तो ये बात वहाँ आ रही है। तो ये जो डिफरेंशियल है, इसे नोटिस करिएगा कि किस कॉस्ट पर कितनी जनरेट हो रही है, कितनी इनकी ज़रूरत है और किस कॉस्ट पर उनको मिल रही है। मतलब अगर ₹2 में कोई चीज़ आप मेरे रिसोर्सेज़ यूज़ करके जनरेट कर रहे हैं और मुझे आप उसको ₹60 में वापस भेज रहे हैं, ₹70 में वापस भेज रहे हैं, तो कोई कैसे एक्सेप्ट करेगा उसको? दैट इज़ हाउ इट इज़। सो जस्ट सी। ये बिजली गालिबन जो है वो बनती है 4-5 हज़ार या इससे भी ऊपर, बाज़ लोग 8-9 हज़ार भी कहते हैं मेगावाट, जो
आज़ाद कश्मीर के 8-9 जो आइडल पावर डैम्स हैं उनसे जनरेट होती है, तो वो सारी की सारी पाकिस्तान में जाती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है, बिकती है, जो भी है। लेकिन आप इसमें से हमारी जो ज़रूरत है 300 to 400 जो मेगावाट बिजली है वो आप हमें पैदावारी लागत पे दें। ये अब ऐसा मुतालबा है जिसको आप दुनिया के किसी जो है वो टेस्ट पे डाल के देखें तो ये एक जेन्युइन मुतालबा। यूनाइटेड नेशन की आप करारदादें उठा के देखें, वो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन राइट ऑफ डिक्लेरेशन राइट्स जो हैं वो डिक्लेयर्ड राइट्स जो हैं वो आप देख लें, तो आपको हर जगह पे इसको रिकग्नाइज किया गया है कि जहाँ पे जो चीज़ पैदा होती है, जो कुदरती वसाइल हैं, वो वहाँ के लोगों पे खर्च किए जाए। और इसकी एक जो वसी पैमाने पे रिकग्निशन जो है वो खुद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के सेक्शन 157 के तहत क्या लिखा हुआ है उसमें, आपके पास अगर कोई कापी पीछे आपकी किताबें पढ़ी हैं देख निकाल लें कि क्लियरली ये लिखा हुआ है कि जो भी वसाइल जो हैं वो जहाँ से पैदा होंगे वो वहाँ की लोकल पॉपुलेशन को पहले जो है वो दिए। तो इसमें ऐसी कौन सी फंड है वो टेरिटोरी ऑफ आज़ाद कश्मीर जो है उस पर अप्लाई नहीं होता, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के सेक्शन 1 में आज़ाद कश्मीर जो है वो नॉट वन ऑफ द टेरिटोरीज जिन पे के कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई होगा। लेकिन ये जिन लोगों से मुतालबा किया जा रहा है उन पे अप्लाई होता है जो बिजली के बारे में डिसीजन करते, तो इसलिए वो उस इलाके की बिजली में से वहाँ के लोगों को पहले जो है, फिर दीगर बेशुमार सेक्शंस हैं, 167 है जिसके तहत जो है वो वाज़े तौर पे ये लिखा हुआ है कि ये पैदावार जो है पैदावारी लागत पे 167 का है मैंने 161 उसकी ज़रा तहसीह कर लें। 161 के तहत ये लिखा हुआ है कि बिजली अगर जहाँ से पैदा होती है तो वो पैदावारी लागत पे लोकल पॉपुलेशन को जो है वो दी जाएगी। तो ये मुतालबा है जिसकी एग्जाम्पल खुद प्राइम मिनिस्टर ने ये तस्लीम किया कि भाई ये जो बिजली यहाँ मंगला से पैदा होती है ये इसकी पैदावारी लागत जो है वो तकरीबन 2 रुपए और 59 या 60 पैसे बनता है। तो इस पे आप जो है यही बिजली वहाँ के लोगों को 60 और 70 रुपए के जो है पर यूनिट के हिसाब से बेच रहे हैं। तो ये जो आप बाकी उस पर टैक्स लगा रहे हैं, चार्ज लगा रहे हैं, उसको ले जाके घुमा फिरा के तो वो पाकिस्तान में जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, जो मराहत याफ्ता तबकात हैं, उनके उसमें जो कमीशंस हैं, जो उनके उसमें स्टेक्स हैं, वो पे करने के बाद आप जो है उन्हीं की 2 रुपए की बिजली 70 रुपए में जाके उनको देते हैं और ऊपर से ये कहते हैं कि ये आप पे करें वरना हम आपको जेलों में डाल देंगे। अब आप एक चीज़ ये देखें, अब इसके साथ उनका जुड़ा हुआ दूसरा मुतालबा ये है कि ये जो सिविल सर्विसेज हैं यहाँ की, उन पे जो आपने उनको मराहत दी हुई हैं वो कम करें, क्योंकि इस दोनों का ताल्लुक इसी चीज़ से है कि ये जो 70 रुपये आप हमसे लेते हैं ये लेके अगर आप हम पे खर्च करें तो मुमकिन है हम देते रहें किसी न किसी तरीके से, लेकिन ये लेके तो आप एक लिमिटेड क्लास ऑफ पीपल के आपस में खर्च करते हैं, जिसकी वजह से आपने ये जो सिस्टम यहाँ पे इन प्लेस। मैं इसको क्यों रोक रहा हूँ, ये जो कल प्रोटेस्ट हुए थे और आपने देखा होगा कमिश्नर के ट्राउजर्स वगैरह उसके मकान के बाहर टांग रहे थे निकाल के, ये सब वही है जो इनके सीएसएस किए हुए लोग आते हैं, जो उनके यहाँ की जो सिविल सर्विसेज हैं, जैसे हमारे आईएएस होता है वैसे इनका सीएसएस होता है, तो सीएसएस के जो लोग हैं, जो कोई कमिश्नर बना हुआ है, कोई डिप्टी कमिश्नर बना हुआ है, और वो इस आम जनता के ऊपर अपने इन उलझुल कानूनों के चलते मतलब राज कर रहे हैं, उनको फैसिलिटीज किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि उसका ऑफ ड्यूटी जो कार का खर्चा है वो उसकी सैलरी से ज़्यादा है। आप जरा सोचिए, और वो रिसोर्सेज कहाँ से आ रहे हैं, इसी स्टेट से, इन्हीं लोगों से पैसे वसूले जा रहे हैं इस किस्म के ऑफिसर्स को पे करने के लिए। तो आप कल्पना कीजिए कि क्या चल रहा है वहाँ पर, तो लोग भी कहाँ तक बर्दाश्त करेंगे, उनकी भी हद हुई पड़ी है और डिमांड उनको कोई सुनने वाला नहीं है।
तो अब आप आगे देखें कि इन सारी बातों को बशानी साहब कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं आगे। किया हुआ है उसकी तहत जो है आप इसको आपस में तकसीम कर रहे हैं, जिसकी मिसाल ये है कि एक सिविल सर्वेंट को वो असिस्टेंट कमिश्नर है, डेप्यूटी कमिश्नर है, उसकी एक गाड़ी पे जो खर्चा एक्स्ट्रा आवर्स में, यानी वो सरकारी ड्यूटी ख़त्म करने के बाद जो गाड़ी पे खर्चा आता है वो उसकी तनख्वाह से दुगना है। यानी वो जो बिल बना के जो पेश करते हैं, क्लेम करते हैं, मेंटेनेंस वर्कशॉपें, ये सारी चीज़ें मिला के, तो इस तरह के मुस्तनद किस्म के अदाद व शुमार की मौजूदगी में उन्होंने जो मुतालबात 1 साल से रखने शुरू किए, जॉइंट एक्शन कमेटी ये जो है उसने जो सारे डिस्ट्रिक्ट के लोगों पे मुश्तमिल एक डीली डाली, एक ऑर्गेनाइजेशन आप समझ लें, तो इसको 3 से 4 दफ़ा जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने मीडिया पे तस्लीम किया कि इनके मुतालबात बिल्कुल जायज़ हैं, हम इनसे इत्फाक कर रहे हैं और हम इनको हल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब ऑल ऑफ सडन उन्होंने आके तो जो है वो फ्रंटियर पुलिस और पंजाब पुलिस को बतौर फोर्स वहाँ पे तैनात करके तो जो है वो सेक्शन 144 नाफज कर दिया कि किसी को भी कोई हक नहीं है कि वो सड़क पे निकले, तो जो निकलेगा हम उसको अरेस्ट करेंगे। यानी आपने उसके साथ साथ जो फंडामेंटल राइट्स हैं और जो आपकी सिविल लिबर्टीज़ हैं, जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, उसको भी जो है आपने ख़त्म कर दिया। तो ये सिचुएशन है जो इस वक्त वहाँ पे। लेकिन मेरे साहब इस सारी सिचुएशन में वहाँ की लीडरशिप कहाँ पे है? क्योंकि ये जो वजीर आजम कहाँ पे है, हुकूमत जो है वो कहाँ पे है? वो चाहिए कि वो एक बड़े ऑर्गेनाइज तरीके के साथ आके बात करें और बजाय इसके कि को प्रोटेस्ट पे करना, क्योंकि हमारे मुल्क में प्रोटेस्ट करना मुश्किल होता जा रहा है विद एवरी पासिंग डे। मुझे ऐसे लग रहा है कि आप देखें लाहौर में वकीलों के साथ क्या हुआ, एक शायद स्टेट एक नया डायरेक्शन दे रही है पाकिस्तान में कि किसी को प्रोटेस्ट करने का हक जो है वो लार्जली छीना जा रहा है, जो कि नजर आ रहा है, जिस चीज को हमें मानना पड़ेगा कि अमूमन एक दिन भी बर्दाश्त नहीं किया जाता कि आप प्रोटेस्ट करें। लाहौर में वकीलों की बात देख लें, एक दिन भी बर्दाश्त नहीं किया। सो ये अगर लोग आए हैं तो 2 दिन प्रोटेस्ट करके चले जाएं तो हो जाए, क्या फर्क पड़ता था। वजीर आजम साहब कहाँ हैं, वो क्यों कॉम्प्रोमाइज हैं, या कि वो बात नहीं करना चाहते, या कि जो हुकूमत में होते हैं वो बिक गए होते हैं? नहीं, वो बेसिकली जो है ना जी, वो ये जरा देखिए, ये जो वजीर आजम कह रहे हैं तो ये पाकिस्तान के वजीर आजम की बात नहीं हो रही है। जो चीमा साहब बात कर रहे हैं ये बात हो रही है कश्मीर के वजीर आजम की। आपको याद होगा ये कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर और ये सब ये अलग चुन के देते हैं, हालांकि वो सब होते मीनिंगलेस हैं। लेकिन कमर चीमा साहब ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रोटेस्टर्स के बात को रिप्रेजेंट करने के लिए जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कश्मीर में बनाया गया है पीओके में, वो स्ट्रक्चर काम क्यों नहीं कर रहा है, और वो स्ट्रक्चर जो वफाक है, जो सेंटर है, उसके साथ में नेगोशिएट करके एक ऑर्गेनाइज तरीके से इस चीज को क्यों नहीं कर रहा है। पर प्रॉब्लम ये है कि 70 साल से आपने जो स्ट्रक्चर वहां बनाया है वो फंक्शनल कब था? प्राइम मिनिस्टर जो है वो आर्मी के नीचे होता है, बेसिकली जो एक सेक्रेटरी लेवल का आदमी है वो, और बेसिकली वफाक की तरफ से यानी सेंटर की तरफ से, और बाकी जो आर्मी की तरफ के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो रन करते हैं। कश्मीर कमेटी जो बनाई जाती है, कश्मीर कमेटी क्या है? कश्मीर कमेटी ही तो कश्मीर को रन कर रही है। बाकी जो गवर्नमेंट है वो तो निठल्लू है एक तरह से। तो ये चीज वो पॉइंट आउट नहीं कर रहे हैं कि दरअसल कश्मीर कमेटी जो इसको रन कर रही है कश्मीर को, उसका क्या इसमें रोल है, और कितना वो कितना इंपॉर्टेंट रोल है, और जो बाकी का जो स्ट्रक्चर है काम करने के लिए वो कितना फजूल है। तो ये वो बात है जिस पर बात होनी चाहिए। लेकिन खैर उससे अलग अब तो चीजें मुझे लगता है हाथ से बाहर जा रही हैं। तो जो चिंता जो जता रहे हैं कमर चीमा साहब, वो अपनी जगह पर वाजिब है। या बाशानी साहब की इतनी बात सुनने के बाद में उनको भी थोड़ा सा चीमा साहब अंदर से ऑनेस्ट हो गए, तो वो जरा अपनी बात उन्होंने बिल्कुल ठीक कही है। मगर अब आगे देखिए उनका जो रोल है वो इंतहाई जो है वो क्वेश्चनेबल रोल है, चूंकि उन्होंने इन राइटिंग 3-4 दफ़ा ये तस्लीम किया कि आपके मुतालबात हम तस्लीम करते हैं और उन पे काम करते हैं। लेकिन उन पे काम करने के बजाय उन्होंने बंदोबस्त किया अवाम को कुचलने का।
ये जो पैरा मिलिट्री फोर्सेस और पुलिस वगैरह को तैनात करके, तो जिसका मतलब ये है कि वो बुनियादी तौर पे उनका जो पहली बात ये है कि एज ए प्राइम मिनिस्टर उनका जो पोर्टफोलियो, जो उनका पोजीशन है, वो बुनियादी तौर पे क्वेश्चनेबल है, चूंकि वो रात को 12 बजे असेंबली खुलवा के तो 3 से 5 मिनट के अंदर 53 में से 48 वोट लेके तो प्राइम मिनिस्टर बन गए। ना कोई नोटिफिकेशन हुआ कि असेंबली का इजलास हो रहा है, ना कोई उसके लिए टाइम, जो प्रोटोकॉल होता है, जो सारी सिचुएशन है, उसको फॉलो किया गया। तो जो आदमी रात के अंधेरे में 3 से 5 मिनट में प्राइम मिनिस्टर बन जाए और उसे सारी पार्टियां तस्लीम कर लें। मजे की आप बात ये देखें ना, जो आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट एक नई न्यू मूड ऑफ गवर्नेंस जो है सेट कर रही है मे बी के चाइना के खतूत पे, तो उसमें जो है अब वो किसी को पता ही नहीं कि इसकी पार्टी कौन सी है, ये जो प्राइम मिनिस्टर है इसकी पार्टी कौन सी है। उसके अंदर जो लोग शामिल हैं, जिस तरह के पाकिस्तान में है, उसमें मुस्लिम लीग भी हुकूमत के साथ है, उसमें पीपल्स पार्टी भी हुकूमत के साथ है, उसमें वाहिद पार्टी जो बाज़ाहिर तहरीक इंसाफ साथ नहीं है, वो भी अंदर से साथ है, क्योंकि उनकी तरफ से भी ये जो एजिटेशन है और ये जो डिमांड्स हैं, इनके हवाले से कोई वाज़ेह स्टैंड एंटी गवर्नमेंट या उनकी पॉलिसियों के खिलाफ जो है वो सामने नहीं आया। तो कन्फ्यूजन ही यही है कि पहली बात ये है कि ये हुकूमत किसकी, आप कहते हैं हुकूमत कहाँ है, तो हुकूमत सब की है। हर इलेक्टेड जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या एमएलए कहते हैं उसको, वहाँ वो जो है हिस्सेदार है, या वो किसी कमेटी में चेयरमैन है, किसी कमेटी में मेंबर है, किसी और जो अकोमोडेट करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं, उनको सबको अकोमोडेट करके 40 को तो मिनिस्टर बना दिया गया है, और उसके बाद जो बचे हैं उनको जो आपका वो सीक्रेट फंड है, जिसको वो खुफिया फंड कहते हैं, उसमें से पैसे निकाल के तो 20-20 और 30-30 लाख जो है वो नकद दे दिए जाते हैं, तो ताकि वो जो है वो उन खामोशी से उनके साथ चलते रहें। तो इस हिसाब से देखें तो यही तो सारा मसला है कि आप इनसे ये तवक्को रखें कि ये एक ऐसा मुतालबा तस्लीम करें जिसका ओवरवेलमिंग नुकता ये है कि आप ये जो मराहत आपने रखी हुई हैं ये ख़त्म करें। तो इस हिसाब से जो है मैं समझता हूँ कि हम एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे रूलिंग एलीट और पीपल एट लार्ज के दरमियान एक सीरियस किस्म का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का आ गया है। ये पाकिस्तान में भी यही है, और उस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को बर वक्त रिकग्नाइज करते हुए बड़ी बड़ी पार्टियां पावर के बड़े बड़े सर्चिश में मिल के, तो वो मिलजुल के तो एक ऐसी डिस्पेंसेशन कायम कर रहे हैं जिसके अंदर चिड़िया पर न मारे। ये जो आपने लॉयर्स की बात की, वो तो खैर लॉयर्स का तो अपना ही एक सिलसिला है, रोज जुलूस निकाले होते हैं, रोज कोई ना कोई वो, लेकिन ये पॉलिसी जो है वो पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर में नहीं चलेगी। वहाँ पे एक जेन्युइन पॉलिटिकल वर्कर है, सियासी कारकुन है, वो कभी इस तरह की किसी अरेंजमेंट को ना तो तस्लीम करेगा और ना किसी तरह के जुल्म और तशद्दुद के आगे झुक के तो खामोश होगा। ये हमारी ट्रेडिशन नहीं है। वो पहाड़ों के लोग जो हैं वो बेसिकली फाइटर किस्म के लोग हैं, और वो आखिर दम तक लड़ेंगे जिस चीज को वो जायज समझते हैं उसके लिए। भाई साहब, तो आपको लगता है, आप जिस तरह कह रहे हैं कि फाइटर किस्म के लोग हैं, अपने हकूक के लिए लड़ रहे हैं, आपको लगता है कि कोई मामलात खराब हो सकते हैं? जिस तरह बलूचिस्तान में हम देखते हैं कि क्या सिचुएशन डेवलप हुई है, वहां पे एक नई, जिसे कहते हैं ना, हालात खराब हो गए, तो यहाँ पे इंडिया का जिक्र करके या किस तरह की चीजें करके चीजें खराब हो सकती हैं? या अगर आप कह रहे हैं कि लड़ने को तैयार हैं और हम लड़ेंगे, किस हद तक लड़ेंगे कल को? क्योंकि अवाम के पास तो जो राइट है प्रोटेस्ट करने का, वो तो अनआर्म्ड सिविलियंस के पास क्या राइट है? बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, सड़कों पे बाहर निकल सकते हैं, इसके अलावा क्या किया जा सकता है? या आपको लगता है कि आजाद कश्मीर की सिचुएशन भी बलूचिस्तान की तरह हो सकती है? नहीं, बलूचिस्तान से कहीं ज़्यादा संगीन हो सकती है जी। उसकी वजह यह है कि बलूचिस्तान की जो सेटिंग है ना, लैंडस्केपिंग है, पॉपुलेशन कैसे है, शहर कैसे हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट है, और उसमें उस तरह की जो है वो पॉलिटिकल एजिटेशन और उस टाइप की सिचुएशन नहीं है जिस तरह की इधर है।
यहाँ पे जो है ये बहुत ही क्रिटिकल किस्म का छोटे छोटे शहर हैं, सब लोग एक दूसरे को जानते हैं। यहाँ पे आप ये इस तरह के बेबुनियाद किस्म के मतलब कि जी फलां एजेंट है और इंडिया का नाम ले लिया या फलां कर लिया तो लोग मिसगाइड होंगे, इसी को बात नहीं। लोग सब एक दूसरे को पर्सनली जानते। ये आदमी कौन है, इसके वालिद साहब कौन हैं या थे, इसकी बैकग्राउंड क्या है, इसके नजरियात क्या है और ये किसका आदमी है या नहीं है। तो उसमें इस तरह की सिचुएशन। दूसरी चीज ये है कि जो स्केल ऑफ इनजस्टिस है कंपेयर टू बलूचिस्तान वो ज्यादा है। ये मैं आपको बता दूं, बलूचिस्तान में तो जो आपका एक फ्लैग्ड किस्म का इशू है वो गैस का है। वही मैंने जो बात की आर्टिकल 157 पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन की, कि उसके मुताबिक उनका राइट ज़ाहिर बनता था और है कि उनको उसके वसाइल के हवाले से इस आर्टिकल की रोशनी में उनसे डील किया जाए। जो नहीं किया गया तो वो फिर चीज़ें बढ़ते बढ़ते जो आगे जाके मुख्तलिफ उसने टर्न्स लिए। वहाँ पे एक कबायली निज़ाम भी है जिसका अपना एक जो है वो इम्पैक्ट है। तो हमारे यहाँ ज़ाहिर है उस तरह का सिस्टम नहीं है। एक पॉलिटिकल वर्कर्स की एक बहुत बड़ा कार्डर है और उनको इस चीज़ का पूरे तरीके से शऊर हो गया है, उनको अदराक हो गया है कि ये हमारे वसाइल लूट कर हुक्मरान तबकात जो हैं आपस में अय्याशियों के लिए तकसीम कर रहे हैं और इसको रोकना है। तो इसको अब इनको रोकना पड़ेगा। जहाँ तक ब्लड शेड और इंडिया की बात है, देखें जी, इंडिया ने रिपीटेडली कहा है कि जी हम ये जो इलाके हैं जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो वो कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर हम ले लेंगे। और उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि ये हम लेंगे तो ये खुद अंदर से यानी लोग चल के हमारे पास आएंगे। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि हम ताकत के इस्तेमाल से लेंगे, बल्कि उन्होंने कहा कि यहाँ हालात ऐसे पैदा होंगे। अब जाहिर है कि इंडिया में तरह तरह का मीडिया है, वो मीडिया वालों की अपनी फैसिनेशंस, अपनी असेसमेंट्स होती हैं, वो अपने तरीके से चीज़ों को पेश करते हैं। लेकिन जब आप अवाम के जायज़ मुतालबात को प्रेस में जाके जायज़ मानेंगे, जायज़ डिक्लेयर करेंगे और फिर खुद जाके बंद दुकान के सामने खड़े होके तो ऐलान करेंगे कि यहाँ कोई दुकान बंद नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आप वो हालात पैदा कर रहे हैं। चूंकि आप अपनी क्रेडिबिलिटी लूज कर रहे हैं और पीपल वर्सेस गवर्नमेंट वो जो गैप है उसको आप मजीद वाइडन, उसको वसी तर करते चले जा रहे हैं। और जो बांग्लादेश में सिचुएशन पैदा हुई थी वो एग्जैक्टली यही थी। आखिर वक्त तक जो है बांग्लादेश बनने से 15 दिन पहले आपके जर्नल और आपके लीडर्स जो हैं वो इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे कि हमने हालात पे जो है वो काबू पा लिया है और वहाँ पे हर चीज़ हंकी डोरी है, मसला ही कोई नहीं, इशू ही कोई नहीं है, कोई तहरीक नहीं है, कोई बगावत नहीं है। तो ये चीज़ जो है क्यों तो उन्होंने जो जस्टिफाइएबल मुतालबात थे बंगालियों के उनको डिनाई करके तो ताकत के इस्तेमाल से उनको कुचलने की कोशिश की थी। ये एग्जैक्टली सेम पैटर्न है कि मुतालबात को जस्टिफाई भी आप खुद ही कर रहे हैं और ओपनली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे हैं और फिर उनको कुचलने के लिए जो है वो पैरामिलिटरी फोर्सेस जो है वो मंगवा रहे हैं पंजाब और सरहद से। तो इसका मतलब ये है कि आप सिचुएशन को उस तरफ ले जा रहे हैं, खुद ही उस तरफ ले जा रहे हैं। लेट्स सी मेरे साहब ये क्या होता है। ये फॉल्ट लाइंस हैं पर्टिकुलरली बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, ये बड़ी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो रिसोर्सेज का जो डिस्कशन है वो बड़ी तेज पकड़ती जा रही है, राइट्स की डिस्कशन तेजी पकड़ती जा रही है। अगर एक नेशनल फ्रेमवर्क में इन चीज़ों को एड्रेस ना किया गया और थ्रू यूज ऑफ फोर्स किया गया, हमने देखा कि गिलगित बल्तिस्तान में भी बड़े प्रोटेस्ट हुए, लोग उठे निकले वहां पे, उन्होंने बात की। जारी बात है इसका ताल्लुक ताकत इसका जो है वो मसला नहीं है। ये ताकत से ऐसी चीजें हल नहीं होती, ये सिर्फ और सिर्फ प्योरली एक पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक तरीके से चीजें हल होनी चाहिए इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में। एंड हमें लोगों को मजबूर नहीं करना चाहिए एंड देन फिर हम कॉन्स्पिरेटोरियल मॉडल्स तैयार करते हैं। ये मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। इट्स प्योरली बेसिकली एक क्वेश्चन ऑफ राइट्स। और ये अगर नहीं होते जिस तरह आपने नहीं, अगर आप इसको देखें ना, इसको सम अप करें इस तरह
कि अवाम मांग रहे हैं बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, और उसमें वो जस्टिस मांग रहे हैं, तो वो देने के बजाय आपने 144 दफा 144 नाफज करके तो उनकी जो फंडामेंटल राइट्स और सिविल लिबर्टीज हैं वो भी ले ली। तो इसका मतलब ये है कि आप जानबूझ के हालात को तसादम और खून खराबी की तरफ ले जा रहे हैं, ये बिल्कुल क्लियर। लेट्स सी सब क्या निकलता है इस। जी मित्रों, तो ये है वो बातचीत जिसका मैं आपसे जिक्र कर रहा था। और आज जैसा कि आपने देखा कि बाशानी साहब भी यही डिस्क्राइब कर रहे थे कि कैसे ये मूवमेंट अगर इस समय पर प्रॉपरली कंट्रोल नहीं की गई, जो कि इनकी कैपेसिटी में नहीं है। टू बी ऑनेस्ट टू यू, अगर ये सारे मामले को सिक्योरिटी फोर्सेस हैंडल कर रही हैं, फौज हैंडल कर रही है, डिसीजन मेकिंग जो है एज टू कैसे इनको कंट्रोल करना है, अगर वो पॉलिटिकल क्लास नहीं कर रही है और फौजी कर रहे हैं, तो उनको एक ही तरीका आता है, वही जो उन्होंने 1971 में किया था, और वो वही कर रहे हैं। उनको ये लगता है कि किसी भी मास ऑफ पीपल को डंडे के जोर पर किसी भी बात के लिए मनवाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि आपके पास ताकत है। तो हिस्ट्री से न सीखना ये बड़ा टिपिकल पाकिस्तानी एटीट्यूड है, बिल्कुल टिपिकल पाकिस्तानी एटीट्यूड है। वो भाई नहीं सीखते, वो एक माइंडसेट बनाते हैं और उनको लगता है कि बस अब जो होगा वो वैसे होगा जैसे हम प्लान कर रहे हैं। वो एक अलग बात है कि टाइम एंड अगेन हिस्ट्री में हुआ उसका बिल्कुल रिवर्स है, हुआ उसका बिल्कुल उल्टा है। चाहे वो 1965 की जंग हो, कुछ प्लान कुछ कर रहे थे, लाहौर खाली छूट गया और कहीं लाहौर तक हिंदुस्तानी फौजें पहुंच गई, या 71 की बात करें कि जो कुछ हुआ वो आप जानते हैं, उस वो एक अलग बहस का मुद्दा है। मगर ये चीजें जो सुलग रही थी, अब ये धीरे धीरे ज्वालामुखी का रूप ले रही हैं। न भूलें कि अभी राजनाथ सिंह जी ने कुछ दिन पहले ही ये बात कही है कि वहाँ की जनता हमारे साथ खुद मिलेगी, वो हमारा इलाका है, हमारा उस पर क्लेम है, मगर वायलेंस नहीं, हम उनको एम्ब्रेस उस वक्त करेंगे जब वो चलकर खुद हमारे पास आएंगे। और ये हालात वैसे बनते चले जा रहे हैं, एक बात। दूसरी तरफ आप ये भी देखिए कि पिछले दिनों में जो हमारे अपने यहाँ पे बहुत बड़े बड़े जो जिनको नेता कहा जाता है, मणिशंकर अय्यर, फारूक अब्दुल्ला, अचानक ये हमको धमकियां दे रहे हैं कि पाकिस्तान के पास एटॉमिक बम है और वो हमारे ऊपर गिर पड़ेगा। आप जरा सोचिए, मैं आपको मित्रों, आप में से जिन लोगों ने स्टेटमेंट पर ध्यान दिया हो, मैं उसको फूहड़ मानता हूँ, घटिया मानता हूँ। मणिशंकर अय्यर वही हैं जो पाकिस्तान गए थे हामिद मीर के शो में बैठकर और उससे कह रहे थे कि हमारी मदद करो। जरा सोचिए, एक पाकिस्तानी से लाइव टीवी शो में बैठकर वो कह रहे थे हमारी मदद करो मोदी को गिराने में। ये मोदी को गिराने के लिए पाकिस्तान से मदद मांगने गए थे। ये वो मणिशंकर ही है। इसे सेनाइल ब्रेन, इसको उठा के इसके दिमाग को निकाल के कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए। I don't know why he should be there in the public life. He doesn't deserve to be. और even फारूक अब्दुल्ला, for that matter. Of late आप देखिए जो जिस किस्म की गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है फारूक अब्दुल्ला की बात को, पूछिए क्यों। ये यही बातें बोल रहे थे जब हम 370 की बात कर रहे थे, जब एब्रोगेशन ऑफ 370 की बात हुआ करती थी, ये ठीक एग्जैक्टली यही लैंग्वेज बोला करते थे। अल्टीमेटली हुआ क्या? कुछ भी नहीं। फारूक अब्दुल्ला साहब सिर्फ आपको धमकाते हैं, डराते हैं, ड्रामे करते हैं, नौटंकीबाज पूरे हैं, किसी अच्छे पॉलिटिशियन की तरह से। वो फुल नौटंकी है, बट नौटंकी के अलावा और कुछ नहीं, सब्सटेंस कुछ नहीं है। खाने में ये औरों से कहीं 4 कदम आगे हैं। कल परसों जो उन्होंने स्टेटमेंट्स दी हैं, आप देखिए वहां पर वो जिहाद के लिए लोगों को इन्वाइट कर रहे थे कि जिहाद का वक्त आ गया है, मरने कटने का वक्त आ गया है। स्टोन पल्टर्स को वो इनकरेज कर रहे थे। इनका बेटा जो है वो क्या कहीं स्टोन पल्टर्स में शामिल हुआ है, जो चीफ मिनिस्टर बनकर घूमता रहा उमर अब्दुल्ला? इनके जो पोते हैं वो कहाँ हैं? जरा सोचिए, कभी वो स्टोन पल्टिंग में शामिल थे क्या? या आप कभी देखिए जो इनके पोते थे वो यहाँ क्या कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट में लॉयर है, आजकल वो अमेरिका जा रहे हैं पढ़ने के लिए, ये लंदन जा रहे हैं, बताइए। तो अपने जो बच्चे हैं वो तो बनेंगे लॉयर, वो जब जाएंगे अमेरिका या लंदन पढ़ाई के लिए, मगर जो आम आवाम के बच्चे हैं वो करेंगे स्टोन पेल्टिंग 500 रुपए पर। ये है असली इनकी शक्लें, इनको पहचानने की जरूरत है और इनको डाउन प्ले करने की जरूरत है। मैं तो ये कहता हूं कि दरअसल ऐसे इनको तो मीडिया पर दिखाना भी नहीं चाहिए ऐसे लोगों को। इनको यही तो मजा आता है कि ये जो नजर आते हैं, इनकी जो नौटंकी नजर आती है लोगों के बीच में, और पब्लिसिटी जो मिलती है इनको मीडिया के जरिए, ये उसी के लिए से तो एनकरेज होकर ये सब कुछ करते हैं। सब कुछ ड्रामा है, सब कुछ मेड फॉर टीवी है और कुछ भी नहीं।
तो मित्रों, ये थी वो बहस। मुझे आपको दिखाऊं कि किस तरह से जो चिंगारियां हैं वो अब एक बड़ी आग का रूप ले रही हैं पीओके में। कहाँ जाकर थमेगी अंदाजा है, लेकिन फिर भी चीजें को डेवलप होते हुए देखिए और मुस्कुराइए, आप भारत में हैं। नमस्कार, मिलते हैं बहुत जल्दी।